हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, हमने PT 365 एनवायरनमेंट की मैगजीन स्टार्ट करी थी। इसमें ऑलरेडी मैं 1 वीडियो लेके आ चुकी हूँ। उसमें हमने पहले 6-7 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ द कार्बन प्राइसिंग। ठीक है, अभी कार्बन प्राइसिंग में क्या है, एक हाई लेवल कमीशन की एक रिपोर्ट है किस पे, कार्बन प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस। किसने ये रिलीज़ करी है रिपोर्ट? बाय कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिशन ने, जिसमें क्या है, हम जो कार्बन प्राइसिंग के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं उसे क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, अ रिपोर्ट ऑफ द हाई लेवल कमीशन ऑन कार्बन प्राइसिंग एंड कॉम्पिटिटिवनेस बाय कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिशन मेक्स द स्ट्रॉन्ग केस फॉर कार्बन प्राइसिंग। अभी क्या, जरा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जो कार्बन प्राइसिंग लीडरशिप कोलिशन है क्या, जो कोई वॉलंटरी इनिशिएटिव का मतलब है कि आपकी अपनी मर्जी, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो करिए, नहीं करना तो नहीं करिए। तो ये वॉलंटरी इनिशिएटिव है 24 नेशनल और सब नेशनल गवर्नमेंट्स का। इसमें 163 बिजनेसेस हैं फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स एंड रीजन, और इसमें ओवर 82 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, जिसमें कुछ सिविल सोसाइटीज़, ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हैं या कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हैं। ये क्या करती हैं, डिफरेंट जो गवर्नमेंट है उनके लीडर्स को इकट्ठा लेके आते हैं, सिविल सोसाइटी के, एकेडमिक के, उन सबको इकट्ठा लेके आते हैं। वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करते हैं कार्बन प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी बातें हैं, ताकि हम ग्लोबल, रीजनल और नेशनल, सब नेशनल अंडरस्टैंडिंग क्या उन्हें क्या कर सकें, एनहेंस कर सकें। जो CPLC का सेक्रेटरीट है, ये कौन एडमिनिस्टर करता है? वर्ल्ड बैंक का ग्रुप क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। इंडिया की तरफ से कौन है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवेज हैं, वो गवर्नमेंट लेवल के पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब कार्बन प्राइसिंग कहते हैं, कार्बन प्राइसिंग में क्या होता है, हम उस चीज़ का प्राइस लगाते हैं कि जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशन, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि क्या हमें कीमत झेलनी पड़ रही है, तो उसी को हम क्या करते हैं, कार्बन प्राइसिंग। कार्बन प्राइसिंग इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट कैप्चर द एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। मतलब कि क्या हम कॉस्ट ऑफ एमिशन जिसकी वजह से पब्लिक को पे करना पड़ रहा है, जैसे मतलब क्रॉप्स डैमेज हो रही हैं, या हेल्थ केयर, लोगों की हेल्थ केयर पर फर्क पड़ रहा है फ्रॉम हीट वेव एंड ड्रॉट्स, या तो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है फ्रॉम फ्लडिंग एंड सी लेवल एंड टाइज टू देयर सोर्स फ्रॉम प्राइस यूजली इन द फॉर्म ऑफ द प्राइस ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा जी, जो इंडस्ट्रीज या जो भी लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या करते हैं, एक तरह से उनको एक कीमत चुकानी पड़ती है कि हाँ, आप क्या कर रहे हो, लोगों की हेल्थ के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे हो, क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हो, लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसलिए क्या, आप उनको, उनके जो एमिशन है उन पर हम क्या लगाते हैं, कीमत लगाते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरह की होती है कार्बन प्राइसिंग, एक तो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है, दूसरा होता है कार्बन टैक्स। देखो कार्बन टैक्स में क्या होता है, सिंपली जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो कार्बन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे सपोज करो पेट्रोल, डीजल, ठीक है, तो ये क्या है, CO2 एमिट करती है। तो हम जब पेट्रोल भरवाते हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, उसमें कार्बन टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, ये होता है कार्बन टैक्स। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, लाइक हम कैप लगा देते हैं कि हाँ यार, उन्होंने क्या कैप लगा रखी है, 100 यूनिट्स की आप कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर सकते हो। ठीक है, अब ये A इंडस्ट्री है, ये B इंडस्ट्री है, इसने क्या कर लिया, 120 कार्बन एमिशंस का वो कर लिए, मतलब कि कंट्रोल कर 120 कर लिए, 120 क्या कर लिए, 120 यूनिट्स ने प्रोड्यूस कर ली, मतलब किसने ज़्यादा कर ली, हमने कितने अलाउड थे, सिर्फ 100 अलाउड थे। ठीक है, लेकिन जो B कंपनी है, इसने क्या किया, सिर्फ 80 क्या किया, प्रोड्यूस किया, मतलब कि ये 20 और कर सकता था, लेकिन इसने नहीं किया। तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे 20 क्या कर सकता है, इससे क्या करता है, ट्रेड कर सकता है दूसरी कंपनी का, जिससे क्या है, जो हमारा एट द एंड जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है उस पर क्या बनी रहे, कैप बनी रही। तो यही होती है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम ऑल्सो रेफर टू एज कैप एंड ट्रेड सिस्टम। मैंने आपको बता दिया, इसमें क्या करते हैं, हम जो टोटल लेवल ऑफ ग्रीन हाउस के एमिशन है उस पर कैप लगा देते हैं, मतलब कि 120 प्लस 80 200 ही हुआ ना, और 100 प्लस 100 2 भी 100 है, तो वो क्या, टोटल लेवल जो ग्रीन हाउस के एमिशन है हम उन पे कैप लगाते हैं, एंड अलाउज दोज इंडस्ट्री विद लो एमिशन टू सेल देयर एक्स्ट्रा अलाउंसेस टू लार्ज एमिटर। इसमें वही होता है, जो कंपनी जैसे इसने लो एमिट किया तो ये क्या करते हैं, जो जिसने लार्ज एमिट किया उससे क्या कर देती है, अपने जो ट्रेड एमिशन है उनका क्या करती है, ट्रेड कर देती है। इससे क्या होएगा, हमारा क्या रहता है, जो टोटल लेवल ऑफ ग्रीन हाउस एमिशंस है वो उस पर कैप बनी रहती है। ठीक है, कार्बन टैक्स क्या होता है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो कार्बन के ऊपर क्या प्राइस सेट कर देते हैं, डायरेक्टली सेट्स अ प्राइस ऑन कार्बन बाय डिफाइनिंग अ टैक्स रेट ऑन ग्रीन हाउस एमिशंस। भाई मैंने आपको बता चुकी हूँ किस तरह से आप पेट्रोल या डीजल पे क्या करते हो, टैक्स लगा देते हो, जैसे ऑन मेनली ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ये डिफरेंट है एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स इज दैट द एमिशन रिडक्शन आउटकम ऑफ अ कार्बन टैक्स इज नॉट प्री डिफाइंड बट द कार्बन प्राइस, क्योंकि इसमें क्या है, पहले में क्या प्री डिफाइन नहीं होता, लेकिन जो कार्बन टैक्स है ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होता है। आगे कहते हैं अदर मैकेनिज्म टू प्राइस द कार्बन एमिशन। देखो रिजल्ट बेस्ड क्लाइमेट फाइनेंस ये क्या होता है, फंडिंग अप्रोच होती है, जहाँ पे पेमेंट्स क्या है, प्री डिफाइंड आउटपुट्स पे क्या है, मेड होती हैं, रिलेटेड टू मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज सच एज द एमिशन रिडक्शन आर डिलीवर्ड एंड द वेरीफाइड। ठीक है, इंटरनल कार्बन प्राइसिंग एक टूल होता है कि किस तरह से हम इंटरनली लोगों को गाइड कर सकें इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन रिलेशन टू द क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट्स रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इसमें यही है। अब जरा करंटली स्टेटस क्या देख लेते हैं, कार्बन प्राइसिंग क्या है। देखो 2019 अप्रैल में देखा गया 57 कार्बन प्राइसिंग ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो डिफरेंट मतलब कि इंप्लीमेंट किए हुए हैं। इसमें 28 एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम्स हैं इन रीजनल, नेशनल एंड सब नेशनल जुरिस्डिक्शन, और 29 के कार्बन टैक्स हैं प्राइमरीली जो कि नेशनल लेवल पे अप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया दो तरह से होते हैं कार्बन
कार्बन प्राइसिंग, एक एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम होता है, दूसरा कार्बन टैक्स है। तो फिलहाल जो है वो 57 तरह की कार्बन प्राइसिंग, जिसमें जो 28 है वो एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है और 29 जो है वो कार्बन टैक्स है। टोटल में क्या है, इन टोटल दीज कार्बन प्राइसिंग इनिशिएटिव्स कवर 100 गीगा टन्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट और अबाउट 20% ऑफ द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन कंपेयर टू 15% इन 2017। अब इसका हमने देखा कि किस तरह से हमने जो कार्बन प्राइसिंग पे ये जो दो चीज़ें लेके आई, इससे क्या हुआ है, हमने जो 15% 2017 में हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे जो हमने कट किया था, उससे 2000 इस साल हमने 20% क्या है हमने रिड्यूस किया है। ठीक है, एग्जाम्पल के तो चाइना का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है वो अभी एक्सपेक्ट है कि बिगन होएगा 2020 में। इंडिया का केस है, इंडिया ने क्लीन एनर्जी सेस लगा रखा है, कोयले पे, लिग्नाइट और पीट पे क्या क्लीन एनर्जी के सेस लेती है। सेस क्या होता है, मतलब आपको पता ही होगा, टैक्स पे टैक्स होता है, सॉरी वो सरचार्ज होता है। एक सेकेंड, उन आइटम्स पे लगाते हैं ताकि मेनली क्या है वो हम टेम्प्रेरी पीरियड के लिए लगाते हैं। ठीक है, तो जब वो काम हमारा पूरा हो जाता है तो हम उसे रिड्यूस कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो सरचार्ज होता है वो टैक्स पे टैक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या इंडिया के केस में क्या हमने क्लीन एनर्जी सेस लगाते हैं, किस पे, कोल पे, लिग्नाइट पे, पीट पे, एज वेल एज जो भी हम कोल इंपोर्ट करते हैं उस पे भी। ये 2010-11 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, इसको फिर रीनेम कर दिया था क्लीन एनवायरमेंट पे सेस ने। गुजरात ने इंडिया का फर्स्ट एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम लॉन्च किया, कहाँ पे, सूरत में। ठीक है, तो गाइस ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएन कन्वेंशन जो कि COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो पढ़ते हैं। रिसेंटली क्या जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 25 है वो यूएन अंडर किसके होती है, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, कहाँ पे हुई है, माद्रिद में हुई है, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ चिली। कॉन्फ्रेंस ने इंक्लूड किया 50। देखो इस कॉन्फ्रेंस के साथ दो चीज़ और होती हैं, जो कॉन्फ्रेंस क्योटो प्रोटोकॉल की 15 सेशन हुए और साथ में क्या हुआ, सेकेंड सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये दो इसके साथ होती हैं। एक सेकेंड, इस कॉन्फ्रेंस के साथ और भी कॉन्फ्रेंस होती है। देखो साथ में जो 15 सेशन किसका हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल का जो 15th हुआ है और साथ में जो पेरिस एग्रीमेंट के साथ जो लिंक्ड है उनका सेकंड सेशन हुआ। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब एजेंडा क्या था, जो 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था उसका एजेंडा क्या था, देखो ये आपको पता है, ये UNFCCC मतलब यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंडर होती है। ये सबसे पहले इसने काम किया कार्बन मार्केट में किस तरह से हम जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर जो आर्टिकल 6 है उससे कैसे डील करेंगे। लॉस एंड डैमेज अंडर पेरिस एग्रीमेंट, देखो लॉस एंड डैमेज में क्या होता है, इसे एक फंड सेटअप किया हुआ है जिससे क्या है पुअर कंट्रीज को हेल्प करेंगे, किस तरह से जो वो क्लाइमेट क्राइसिस पे झेल रही हैं उनसे क्या कर सके, रिलीफ मिल सके। हम क्या करेंगे, एनहेंस करेंगे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जिससे हम क्या करेंगे, जो एमिशंस हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, कर्ब कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, देखो पेरिस एग्रीमेंट कब आया था फोर्स में, 1 जनवरी 2020 में आया था। जो COP 25 है वो एक तरह से क्या है, इसकी रूल बुक को क्या किया, इसने फाइनलाइज किया किस तरह से हम जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको क्या करेंगे, मतलब कि इम्प्लीमेंट करेंगे। अब क्या है, ये भी बोला कि अब ये इट इज़ नो लॉन्गर अ क्लाइमेट क्राइसिस, ये बल्कि क्लाइमेट इमरजेंसी है। तो डेलीगेट्स ने कमिट किया है कि हम क्या करेंगे, जो अपने ग्लोबल टेम्परेचर राइज है उसको हम 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट कर सकते हैं, ताकि हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर सके 2050 तक, और हमें जो ग्रीन हाउस इमिशंस हैं उससे हम 45% रिड्यूस कर सके 2020 तक। ठीक है, तो यही है। Owing to its original location in China, चिल अ नेशन विद अराउंड, मतलब कि इन्होंने ये भी बोला जो नेशन जिनकी कोस्ट लाइन 4000 माइल्स है उससे ज़्यादा है, उन्होंने क्या किया है, फोकस करना शुरू किया ओशन पे और उसको नाम क्या किया, ब्लू COP। ठीक है, तो ये हमने क्या है, क्या जो हमने 25th अभी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है उससे हमने कहाँ फोकस किया, हमने ये देखा रूल बुक हमने क्रिएट करी किस तरह से हम पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करेंगे। दूसरा हमने ये बोला कि अरे नहीं, ये भी क्लाइमेट क्राइसिस नहीं है, ये क्लाइमेट इमरजेंसी है और हमें क्या करना है, जो 2050 तक हमने क्या करना है, कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव करना है और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक हमें कार्बन ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करने में लिमिट करना है। ठीक है, तीसरा हमने क्या करा है, जो नेशन जिनकी कोस्ट लाइन 4000 माइल्स उससे ज़्यादा है उन्होंने क्या करा है, अपना फोकस ओशंस पे स्टार्ट किया है, जिसे हमने क्या बोला, ब्लू COP। अब इसके आउटकम्स क्या है, जो 25th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी इसका क्या आउटकम्स है, देखो इन्होंने अडॉप्ट किया चिले मैड्रिड टाइम फॉर द एक्शन। देखो सबसे पहले कि एमिशन रिडक्शन पे किस तरह से हम काम करेंगे, तो उन्होंने उस पर काम किया। ठीक है, इन्होंने क्लियर टाइमलाइंस बनाएगी किस तरह से हम जो अपने नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है उनको एनहेंस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, लॉस एंड डैमेज पे क्या किया है, ग्रीन क्लाइमेट फंड, ये आपको पता ही होगा, जो भी ग्रीन क्लाइमेट फंड है वो मेनली क्या करता है, डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करते हैं कि इस तरह से वो अपने जो एमिशंस हैं उन्हें रिड्यूस कर पाएँ। तो उन्होंने ये करा कि किस तरह से हम ग्रीन क्लाइमेट फंड जो ऑलरेडी सपोर्ट कर एक्टिविटीज़ को दैट कैन डिफाइनिंग एज रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज विद द सजेशन दैट एंड अदर फंड कुड डू मोर इन दिस एरिया इन दिस फ्यूचर, ताकि और कोई जो एरियाज हैं वो भी इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सके। इन्होंने साथ में जो सेंटेगो नेटवर्क है उसको भी एस्टैब्लिश किया, जो क्या करेगा, जो मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज है, मतलब कि जो भी जहाँ
जिन कंट्रीज़ को क्लाइमेट चेंज पे ज़्यादा इंपैक्ट है उनको क्या करेगा, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। क्लाइमेट फाइनेंस में क्या क्या है, मतलब लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि वेदर एंड हाउ द वर्क प्रोग्राम फॉर द लॉन्ग टर्म फाइनेंस एजेंडा शुड कंटिन्यू। कार्बन मार्केट पे क्या, अभी कार्बन मार्केट पे इन्होंने कुछ डिस्कशन नहीं किया और ये बोलते कि अभी इस डिसीजन को हम अगले साल लेंगे, मतलब कि 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में उन्होंने क्या किया, एक और नेक्स्ट काम किया है, जेंडर एक्शन प्लान पर डिसीजन लिया है कि किस तरह से जो 5 साल का जो जेंडर एक्शन प्लान है उसे हम कैसे सपोर्ट करेंगे, उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और मैंडेट करेंगे इन द UNFCCC प्रोग्राम। अब जो लॉस एंड डैमेज के बारे में पढ़ लेते हैं, तो लॉस एंड डैमेज के अंदर क्या है, जो रिच कंट्रीज़ हैं जो मेनली ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी हैं, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कंट्रीज ज़्यादा वल्नरेबल हैं उन्हें क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो अंडर लॉस एंड डैमेज रिच कंट्रीज हु हैव हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लाइमेट चेंज आर आस्क्ड टू लेबल टू द डेवलपिंग कंट्रीज हु आर ऑलरेडी फेसिंग द क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें क्या है, जो वर्सा इंटरनेशनल मैकेनिज्म जो कि लॉस एंड डैमेज, ये मेनली कब आया था, 2013 के जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में आया था, उसी में क्या है, जो लॉस एंड डैमेज शब्द आया था ना, वहीं पे ये आया था। ठीक है, अब पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015 में आया था, 21वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में आया था। ठीक है, वहाँ पे कंट्रीज़ ने एग्री किया था कि हम लॉस एंड डैमेज को इंक्लूड करेंगे एग्रीमेंट में, बट ओनली विद एन एडिड क्लोज दैट द स्पेसिफिक आर्टिकल विच रिलेट्स टू लॉस एंड डैमेज डज नॉट इन्वॉल्व और प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एन लेबिलिटी और द कंपनसेशन। अब क्या पेरिस का एग्रीमेंट के बाद और क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं डिफरेंट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, अब जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस एग्रीमेंट कब आया था, COP21 में आया था। फिर क्या हुआ, COP22 जो कि माराकेश में हुआ 2016 में, उसमें क्या लिया गया था, उन्होंने एक इनिशिएट किया था एक एडेप्टेशन फंड कि किस तरह से हम क्या करेंगे, पेरिस एग्रीमेंट को सर्व करेंगे। फिर 23 COP कहाँ हुआ, बोन में हुआ, जहाँ पे चेयर किया गया था फिजी के तौर 2017 में। उसमें एक तलोना डायलॉग में क्या किया था, ये बताइए किस तरह से हम प्रोग्रेस करेंगे, किस तरह से आप पेरिस एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के क्या क्या प्रोग्रेस होगा, उस चीज़ को देखा था। फिर हमने क्या किया था, इसी में जो बोन के हुआ था प्री 2020 इम्प्लीमेंटेशन एम्बिशियस में इंडियन पार्टीज एग्री किया था कि दैट देयर विल बी टू स्टॉक टेक्स टू डिस्कस द प्री 2020 कमिटमेंट इन 2018-2019 बिफोर द पेरिस एग्रीमेंट बिकम ऑपरेटिव इन 2020। गाइस, ये आपको ना थोड़ा ऊपर से पता होना चाहिए कि पिछले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में क्या क्या हो रखा है, ये नहीं तो अब फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह है कि जब जिस साल में जो हुआ है जो वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। जेंडर एक्शन प्लान जो पहला एवर जेंडर एक्शन प्लान है वो हमने अडॉप्ट किया था कब, COP23 दैट इज़ बोन में ही हमने क्या किया था, अडॉप्ट किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जेंडर एक्शन प्लान हमने COP23 में अडॉप्ट किया था। फिर COP24 जो कि 2018 में कैचू में हुआ था, इसमें हमने किया था, फाइनल किया था, एक रूल बुक गाइडलाइंस की थी, फाइनल किया था रूल बुक, किस तरह से हम जो अपने पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो हमने टारगेट्स लिए हुए हैं उन्हें हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, हाउएवर नो एग्रीमेंट कुड बी रीजनल मैकेनिज्म फॉर कार्बन ट्रेडिंग एंड कार्बन मार्केट, लेकिन अभी तक कोई भी हमने एग्रीमेंट कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन मार्केट पे नहीं लिया। ठीक है, आगे पढ़ ले तो थोड़ा देखो गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 1992 जब हमारा रियो समिट हुआ था तब क्या हुआ था, ये एस्टेब्लिश हुआ था। ये क्या करता है, एक इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, किस तरह से आप जो क्लाइमेट चेंज है उसे कॉम्बैट कर सको बाय लिमिटिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड रिजल्टिंग क्लाइमेट चेंज एंड कोपिंग विद द इम्पैक्ट। जो UNFCCC, इसको हम रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं, रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं, जो कि 1992 में हुई थी। इसके साथ में क्या है, जो 2 और कन्वेंशन हैं वो आउटकम हुए थे, एक तो UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा था UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये फोर्सेबल कब हुआ था, 1994 में हुआ था। अब फिलहाल इसमें जो है 197 कंट्रीज जो इस कन्वेंशन को कर चुकी हैं, रेटिफाइड कर चुकी हैं। ठीक है, जो UNFCCC इसका सेक्रेटेरिएट है वो कहाँ पे है, जर्मनी के बोन में है। जो सेक्रेटेरिएट क्या प्रोवाइड करता है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड असिस्ट द एनालिसिस एंड द रिव्यू ऑफ द क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेशन, मतलब सब टेक्निकल एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है, एनालिसिस करता है कि क्या भी क्लाइमेट चेंज इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ रिपोर्ट करता है और क्या करता है, देखता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के मैकेनिज्म किसने कितना मैकेनिज्म को इंप्लीमेंट किया। ठीक है, इट ऑल्सो मैंडेट्स द रजिस्ट्री फॉर द नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस एस्टैब्लिश अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी थी कि जो COP25 हुई है उसके साथ क्या है, 15 सेशन हमारा किसका हुआ है, साथ में जो मेंबर्स हैं क्योटो प्रोटोकॉल की उनका भी हुआ है और साथ में जो सेकंड सेशन है वो पेरिस एग्रीमेंट का भी हुआ है। तो अभी हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। जो ऑपरेटिंग मैकेनिज्म ऑफ UNFCCC के अंदर जो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑफ द कन्वेंशन। ऑल द स्टेट्स दैट आर पार्टीज टू द कन्वेंशन आर रिप्रेजेंटेड एट द COP। हर साल ये मीट करती हैं अनलेस द पार्टीज डिसाइड अदरवाइज। ठीक है, अब जो सेकंड है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल, ये क्या करती है, ये देखते हैं भी किस कंट्री ने जो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो भी डिसीजंस हैं वो कितने इंप्लीमेंट किए हैं और कुछ डिसीजन लेती है किस तरह से हम इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन इनका प्रमोट कर सके। जो भी स्टेट्स इनकी क्योटो प्रोटोकॉल की मेंबर हैं उन्हें वो क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती हैं इसमें। वह स्टेट्स जो
और जो स्टेट्स इनकी मेंबर्स नहीं है वो एज एन ऑब्जर्वर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसी तरह सेम जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो पार्टीज हैं उसके अंदर भी क्या होता है, ये क्या करते हैं, जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो भी डिसीजंस हैं उनको देखते हैं कि किसने कितना इंप्लीमेंट किया है और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन होए तो उसको प्रमोट करते हैं। साथ में वही है, जो इसकी मेंबर्स हैं वो इन्हें क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। बाकी जो इस एग्रीमेंट के मेंबर्स नहीं हैं वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं एज एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं, दैट इज द कार्बन मार्केट। देखो कार्बन मार्केट क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट के अंडर आर्टिकल 6 में एक सेपरेट मैकेनिज्म है फॉर वॉलंटरी कोऑपरेशन टुवर्ड्स द क्लाइमेट गोल्स। क्लाइमेट गोल के द्वारा आपकी वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब आप अपनी मर्जी है, आप कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करो। जिसमें जो 2 हैं वो मार्केट अप्रोच पे बेस्ड है, बाकी जो 3rd है वो नॉन मार्केट अप्रोच पे बेस्ड है। चलो देख लेते हैं आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। जो पहला आर्टिकल जो कि मार्केट मैकेनिज्म 1 है, जो आर्टिकल 6.2 है, इसके अंदर क्या है, देखो वही है कि इसमें भी वही होता है, जो कार्बन जो एमिशंस होते हैं उनका ट्रेडिंग होती है। ठीक है, दोनों मार्केट मैकेनिज्म 1 में भी मार्केट मैकेनिज्म 2 में भी, दोनों में क्या होता है, मार्केट कार्बन की क्या होती है, ट्रेड होती है, एमिशंस की ट्रेड होती है बस। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है कि देखो इट सेट्स अप अ कार्बन market which allows country to sell any extra emission reductions they have achieved compared to their national determined contribution। वही जो भी उन्होंने अगर एक्स्ट्रा एमिशन को रिडक्शन किया है तो वो क्या कर सकते हैं, उसका ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो उनका टारगेट था अगर उससे ज़्यादा उन्होंने एमिशन को रिड्यूस करने में वो कामयाब हुए हैं तो वो क्या कर सकते हैं, दूसरी कंट्री को सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी डायरेक्ट बायलैटरल कोऑपरेशन होता है बिटवीन द कंट्रीज, मतलब ये 2 कंट्रीज के बीच में क्या होता है, डील होती है एलिंग टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाइल एंश्योरिंग एनवायरमेंटल इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, अब देखो जो मार्केट मैकेनिज्म 2 है, जो आर्टिकल 6.4 कवर करता है, ये सेकंड मैकेनिज्म होता है। ये भी क्या करता है, ये न्यू इंटरनेशनल कार्बन मार्केट को क्रिएट किया हुआ है। इसमें भी क्या होता है, जो एमिशंस रिडक्शन की क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। इसमें क्या है, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर कोई भी क्या कर सकता है, ट्रेड कर सकता है। ठीक है, तो अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया। उसमें बायलैटरल होता है, इसमें क्या होता है, आप कंट्री की किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री को आप सेल कर सकते हो। जो न्यू मार्केट है इसमें हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैकेनिज्म। इसने क्या किया था, जो क्योटो प्रोटोकॉल का क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है उसे क्या किया, रिप्लेस किया। डिलीवरी ऑफ एन ओवरऑल मिटिगेशन इन ग्लोबल मैकेनिज्म एमिशन इज द की रिक्वायरमेंट ऑफ द SDM। ठीक है, तो यही है इन कॉन्ट्रास्ट टू द डायरेक्ट बायलैटरल। देखो जो मार्केट मैकेनिज्म फर्स्ट में क्या है, डायरेक्ट बायलैटरल कोऑपरेशन है, लेकिन दिस मैकेनिज्म को हम क्या करते हैं, एक बॉडी सुपरवाइज करती है, जो UNCOP के द्वारा बॉडी डेजिग्नेट की हुई है वही क्या करती है, इसे सुपरवाइज करती है। अनदर यूनिक एस्पेक्ट ऑफ दिस मैकेनिज्म इज मोबिलाइजिंग द प्राइवेट सेक्टर टू पार्टिसिपेट इन द क्लाइमेट चेंज। दूसरा इसमें अच्छा मैकेनिज्म यूनिक पॉइंट क्या है कि इसमें हमने प्राइवेट सेक्टर को क्या किया, एनकरेज किया कि हाँ आप इसमें पार्टिसिपेट करो कि किस तरह से वो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर सकें बाय प्रोवाइडिंग सुटेबल इंसेंटिव। ठीक है, अब जो नॉन मार्केट अप्रोच है, ये आर्टिकल 6.8 में इट रिकॉग्नाइज द नॉन मार्केट अप्रोचेज कि किस तरह हम मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग को बूस्ट कर सकें इन सिचुएशन वेयर नो ट्रेड इज इन्वॉल्व, जहाँ पे कोई भी ट्रेड इन्वॉल्व ना हो। दिस कुड इन्वॉल्व सिमिलर एक्टिविटीज दोज अंडर आर्टिकल 6.2 और 6.4 विदाउट द एडिड एलिमेंट ऑफ द ट्रेड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि मार्केट मैकेनिज्म और नॉन मार्केट मैकेनिज्म में क्या है। मार्केट मैकेनिज्म में सिंपली यही है कि आप क्या कर रहे हो, जो आपकी एमिशंस रिडक्शन है उनकी आप क्या कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो। जबकि नॉन मार्केट में क्या है, उसमें क्या कर रहे हो, सिर्फ आप ऐसे मेथड ढूंढ रहे हो जिससे क्या है, आप क्या है अपने जो एमिशंस हैं उन्हें रिड्यूस कर सको। ठीक है, तो यही है। बाकी जो मार्केट मैकेनिज्म सेकंड है उसमें हम मेनली प्राइवेट सेक्टर को हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें क्या है, एक बॉडी होती है वो भी सुपरवाइज करती है इस मैकेनिज्म को। ठीक है, तो यही कुछ है जो हमने इसके बारे में पढ़ा। आगे बढ़ते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। इंडिया ने क्या कर रहा है, फिलहाल में कंप्लीट फेज आउट कर लिया है हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B का, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल है आफ्टर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपको पता है, देखो पहले हमारे रेफ्रिजरेटर से मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते थे। ये क्या था, बहुत बुरा ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस था। जब इसको हमने क्या बैन हो गया था, तो उसके बाद इसको रिप्लेस किसने किया था, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन ने। अभी क्या जो इंडिया ने क्या किया, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन 141B है उसको क्या कंप्लीटली फेज आउट कर लिया, मतलब कि पूरी तरह से एलिमिनेट कर लिया अपने एटमॉस्फेयर से। अब कंप्लीटली फेस आउट का मतलब क्या है, इज अमंग द फर्स्ट एट इट्स स्केल इन आर्टिकल 5 पार्टीज अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उसके अंडर क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर आर्टिकल 5 में ये कि आपको क्या करना है, फेस आउट करना है ये HCFC 141B को। अब जरा हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में देख लेते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसी सब्सटेंसेस पे हैं जो क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज अ लैंडमार्क मल्टीलेटरल, देखो ये मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट है। मल्टीलेटरल एनवायरनमेंट एग्रीमेंट का मतलब क्या है, काफ़ी कंट्रीज़ के बीच में है, दैट जो रेगुलेट करता है किसका, जो भी ऐसे केमिकल्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं उनके प्रोडक्शन और उनके कंजप्शन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, 100 ऐसे मैन मेड केमिकल्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट करते हैं, उनको
उनकी प्रोडक्शन, उनकी कंजप्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो तरह की ओजोन लेयर होती है, एक ट्रोपोस्फीयर में होती है, एक स्ट्रेटोस्फीयर में होती है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में लेयर होती है हम उसे गुड ओजोन लेयर बोलते हैं, क्योंकि क्या करती है वो हमें बचाती है। ठीक है, और जबकि जो ट्रोपोस्फीयर में होती है वो क्या होती है, बैड होती है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पैक्ट करती है। ठीक है, जब क्या है, जब ये ओजोन जो डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में उसे क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, जो कि अर्थ की प्रोटेक्टिव शीट है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है ह्यूमंस को या एनवायरनमेंट को फ्रॉम हार्मफुल लेवल्स ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन। इसको जो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को हमने 1987 में अडॉप्ट किया था। ठीक है, और इसको रेटिफाई किया था ऑल द 197 यूएन मेंबर स्टेट्स ने। ठीक है, इस ट्रीटी के अंडर क्या है, हर पार्टी को क्या करना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको फेज आउट करना है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, कंट्रोल करना है। ठीक है, और एनुअल रिपोर्ट करना है कि आपके डाटा की क्या क्या है। ठीक है, और उनके जो ओडियन सब्सटेंसेस इंपोर्ट्स हैं उनको भी कंट्रोल करना है। जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है कि क्योंकि अभी वो डेवलप्ड हो रही हैं तो उन्हें कुछ राहत दी जाती है कि चलो ठीक है, आप थोड़ा टाइम उनको ज़्यादा दे दिया जाता है, तो डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के ऊपर क्या ये बाइंडिंग है, टाइम टारगेटेड है और मेजरेबल कमिटमेंट है। ये पार्ट इसको कौन असिस्ट करता है, ओजोन सेक्रेटेरिएट है, वो उसे असिस्ट करता है, जो भी कहाँ पे है, विच इज़ बेस्ड एट द UNEP हेडक्वार्टर कहाँ पे, नैरोबी केन्या में। जो किगाली एग्रीमेंट है, यहाँ पे आपको पता नहीं किगाली एग्रीमेंट भी ओजोन डिप्लीटिंग के अंदर है। इसने क्या किया था, अमेंड किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 2016 में। इसका एम था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है हमें उसे फेस आउट करना है, जो कि एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसके अंदर इंडिया क्या है 85% क्या करेगी, फेज आउट करेगी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2047 तक ओवर द 2024 टू 2026 लेवल। ठीक है, मतलब कि जो 2024 में जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का हमारे पास लेवल होगा उससे 2047 तक क्या है 85% रिड्यूस करेगी। वीना कन्वेंशन भी प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर पे डील करता है। ठीक है, ये भी एक फ्रेमवर्क है फॉर इंटरनेशनल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ये क्या लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है थ्रू प्रोटोकॉल कॉल्ड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब जब आपको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वो कंपाउंड है जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन ये होते हैं। ये लेस स्टेबल होते हैं देन द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बिकॉज जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इनका शॉर्टर एटमॉस्फेयर लाइफ टाइम होता है दैन द CFC, और ये लेस रिएक्टिव डिलीवर क्लोरीन को लेस एंड डिलीवर द लेस रिएक्टिव क्लोरीन टू द स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ग्रुप ऑफ केमिकल्स के पार्ट हैं जिन्हें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। जो HCFC हैं वो बोथ मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी है, साथ में जो ग्रीन हाउस गैसेज है दोनों हैं। ठीक है, और ये 2000 टाइम्स ज़्यादा, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जितनी हार्मफुल है उससे 2000 गुना ज़्यादा क्या है हमारे लिए खतरनाक होते हैं। और इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो भी हाई है। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल हाई मतलब कि ये एटमॉस्फेयर को ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है एज़ कम्पेयर टू CO2। अब जो अभी का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट ने क्या करा था, एक HCFC फेज और मैनेजमेंट सेल क्या स्टार्ट किया था। इसमें क्या करेगा, ये ओजोन सेल के थ्रू क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा किस तरह से हमें क्या करना है, HCFC को क्या करना है, फेज आउट करना है। इसका एम यही था कि हम क्या करेंगे, HCFC को फेज आउट करेंगे 2030 तक बाय स्विचिंग टू द नॉन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हम स्विच करेंगे जो क्या करते हैं, ओजोन को डिप्लीट नहीं करते। गवर्नमेंट ने फिर एक लॉन्च किया था स्टेज सेकंड HPMP 2017 से 2023 के पीरियड के लिए ये स्टेज सेकंड लॉन्च किया था। वो भी फोकस करे किस तरह से हम फेज आउट कर सके HCFC को बिल्डिंग सेक्टर से। ठीक है, अब जरा ये तो देख लेते हैं, ये जो हमने अभी फेज आउट किया, देखो गए हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के अंदर भी डिफरेंट तरह के होते हैं, लेकिन अभी जो हमने फेज आउट किया वो 141B किया, हमने हर टाइप का नहीं किया। तो इसलिए हमने क्या स्टेज सेकंड को लॉन्च किया जिसमें क्या कर सके हम HCFC को कम्प्लीटली फेज आउट कर सकें। जो HCFC सेकंड है ये मेनली के ब्लोइंग एजेंट है, ये मेनली पॉलीयूरेथेन फॉर्म्स में होता है। देखो इसका काम ये जो कोल्ड स्टोरेज जैसे आपका रेफ्रिजरेटर है उसमें यूज़ होता है। ठीक है, या कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमोबाइल्स, कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, रेफ्रिजरेटर, वाटर गीजर, इन सब में काम होते हैं। ठीक है, ये हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होते, तो हम क्या करते हैं इसको मेनली इंपोर्ट करते हैं फॉर आवर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, छोटी छोटी आपको देखने को मिल रही होंगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और क्या ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो हमने लिए हुए हैं, जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, देखो क्लाइमेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म बहुत तरह के होते हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड हो गया, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी होगी, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड हो गया, एडेप्टेशन फंड हो गया। ठीक है, ठीक है, इंडिया को अभी क्या $43 मिलियन मिले हैं, कहाँ से, ग्रीन क्लाइमेट फंड से, ताकि हम जो अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस है 3 कोस्टल स्टेट में बूस्ट कर सके। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब क्या होता है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हम पे इम्पैक्ट पड़ता है हम उन्हें क्या कर सके, थोड़ा कम कर सके या फिर मिटिगेट कर सके। 3 स्टेट्स कौन कौन सी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। ठीक है, आपको पता है ओडिशा कितना ज़्यादा साइक्लोन से हमेशा अफेक्टेड रहता है। ठीक है, तो यही है। अब जरा ग्रीन क्लाइमेट फंड में क्या होता है, ग्रीन क्लाइमेट फंड ये डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प करता है कि किस तरह से हम जो ग्रीन हाउस एमिशंस हैं उन्हें अपनी रिड्यूस कर सके और क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सके। ये 2010 में सेटअप हुआ था एज अ पार्ट ऑफ द UN फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज फाइनेंशियल मैकेनिज्म में जब पेरिस एग्रीमेंट 2015 में आया था तो ग्रीन क्लाइमेट फंड वाज गिवन एन इंपॉर्टेंट रोल। तब ग्रीन क्लाइमेट फंड को एक इंपॉर्टेंट रोल दिया था कि किस तरह से ये एग्रीमेंट को सर्व करेगा। ये हम अभी ऊपर भी पढ़ा जब हमने COP25 के बारे में पढ़ा, ठीक है। इसका एम यही है कि क्लाइमेट चेंज को ये कर सके, कैटलाइज कर सके, मतलब कि ज़्यादा बूस्ट कर सके, ठीक है, ताकि हम अपने लो एमिशंस में सक्सेसफुल हो सके और क्लाइमेट रेजिलिएंट डेवलपमेंट क्या कर सके, बना सके। अब जब ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी देख लेते हैं, ये क्या है, देखो ये 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था जब हमारी रियो अर्थ समिट हुई थी। वर्ल्ड बैंक सर्व एज वर्ल्ड बैंक इसका एक GEF ट्रस्टी है जो कि फंड को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। जो GEF फंड्स होते हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए बस अवेलेबल होते हैं या फिर वो कंट्रीज विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनेशनल एनवायरनमेंट कन्वेंशन एंड द एग्रीमेंट। देखो GEF सर्व करते हैं मेनली 5 कन्वेंशन को। देखो एक तो UNFCCC को करता है, एक UNCBD को करता है, बाकी जो स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे आई, बाकी UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन और मीनामाटा कन्वेंशन जो कि मरकरी पे, इन सबको क्या करता है, मेनली फाइनेंस करता है। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है, ये 2001 में एस्टेब्लिश हो रहा अंडर द UNFCCC। ये करते हैं उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करता है जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में चल रहे हैं रिलेटिंग टू अडेप्टेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब अगर आप ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो जिससे कि हमारे जो क्लाइमेट पे चेंज पे इम्पैक्ट ना कम पड़े, तो उसमें क्या है, ये फंड करता है, ठीक है। जो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है वही इसकी ऑपरेटिंग आइडेंटिटी है, ठीक है। अडेप्टेशन फंड है, ये हमारा 2001 में एस्टेब्लिश हुआ था ताकि हम जो कॉन्क्रीट अडेप्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें फाइनेंस कर सके जो भी डेवलपिंग कंट्री में चल रही हैं। बाकी जो क्योटो प्रोटोकॉल की पार्टीज हैं जो मेनली इससे वल्नरेबल हैं टू द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, उन्हें क्या करता है, फाइनेंस करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्लाइमेट एक्शन समिट। अभी की जो क्या है UN 2019 क्लाइमेट एक्शन जो समिट हुई है न्यूयॉर्क में हुई है, इसका थीम था क्लाइमेट एक्शन समिट, अ रेस वी कैन विन, अ रेस वी मस्ट विन। ये UN सेक्रेटरी जनरल ने क्या किया है, होस्ट की है। इसका फोकस क्या था मेनली कि हम किस तरह से जो पेरिस एग्रीमेंट है उसे इंप्लीमेंट कर सकें। पेरिस एग्रीमेंट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारा एम यही है कि हम जो अपना कार्बन एमिशन है उन्हें लिमिट करनी है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक, जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है उसे हमें लिमिट करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक। उसे किस तरह से हम इंप्लीमेंट कर सके तो उसी पर फोकस किया। कंट्रीज़ को बोला कि आप टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट एंड रियलिस्टिक प्लान्स टू एनहेंस देयर नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन बाय 2020, कि किस तरह से आप ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस कर सको 45% तक ओवर द नेक्स्ट डिकेड एंड और 2050 तक नेट जीरो एमिशन हमें क्या करना है। 3% क्लब, देखो ये अलग से क्लब है, ये लॉन्च किया गया है किसने, कंट्रीज़ और बिजनेसेस और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इकट्ठे मिलकर क्या किया, इस 3% क्लब को लॉन्च किया है, जिसका कमिटमेंट ये है कि जो हम अपनी एनर्जी एफिशिएंसी है उसे हमें 3% क्या इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। एनर्जी एफिशिएंट मतलब कि किस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से हम स्टार लेवलिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर जो 24 डिग्री सेल्सियस हमारा मिनिमम टेम्परेचर होना चाहिए एसिस में, वो हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एनर्जी एफिशिएंट बना सके। तो यही एक जो 3% क्लब है लॉन्च किया गया है, कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर, बिजनेसमैन्स ने या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया। इसका एम ये है कि हमारा जो अपना एनर्जी एफिशिएंसी है उसे हम 3% ग्लोबली इंक्रीज़ कर सकें, और इंडिया इस क्लब का मेंबर है तो ये आपको पता होना चाहिए, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। C4 वर्ल्ड मेयर समिट, ये भी मुझे इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगती है। ये जो C40 मेयर समिट है ये अभी डेनमार्क में हुई है। ये नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड मेगा सिटीज़ का नेटवर्क है जो 2005 में स्टार्ट हुआ था, रिप्रेजेंट करता है 700+ मिलियन सिटीजन एंड 1/4 ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। C40 सपोर्ट करता है उन सिटीज़ को ताकि आप कोलैबोरेट कर सको इफेक्टिवली, अपनी नॉलेज शेयर कर सको एंड ड्राइव मीनिंगफुल मेजरमेंट एंड सस्टेनेबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हम किस तरह क्या कर सकते हैं, हम एड्रेस कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है उनको शेयर करते हैं और हम कुछ ऐसे मेजर्स लेते हैं। इंडिया के में 6 इंडिया सिटीज़ हैं जो कि C40 के भी मेंबर हैं। देखो 4 मेट्रो सिटीज़ तो हैं ही, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, साथ में बेंगलोर और जयपुर भी है। तो आपको पता होना चाहिए 6 मेंबर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेजर इनिशिएटिव जो अभी 2019 की C40 समिट में क्या क्या ली गई है, देखो C40 गुड सिटी डिक्लेरेशन पे क्या है, C40 क्लीन एयर सिटी डिक्लेरेशन, C40 सिटीज़ नॉलेज हब, इन सब पे क्या है कुछ डिसीजंस लिए गए हैं। और साथ में सिटी बिजनेस क्लाइमेट एलायंस, देखो क्लाइमेट इमरजेंसी है, हमने करंट अफेयर्स अभी जो हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं उसमें हमने कि यूके पहली कंट्री एनवायरमेंट, आयरलैंड डिक्लेयर किया क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वली बन जाती है कि कौन सी कंट्री है जो पहली ऐसी बनी। 1 ट्रिलियन ट्री इनिशिएटिव नाम से पता चल रहा होगा कि हमें 1 ट्रिलियन ट्रीज को क्या करना है, एफोरेस्टेशन करना है, मतलब कि उगाना है। जो 1 ट्रिलियन इनिशिएटिव, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए किसका इनिशिएटिव, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनिशिएटिव है, जिसका सपोर्ट ये है कि जो UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 से 2030 का जो डिकेड है उसे हम सपोर्ट कर सके। ये कौन लीड करे, UNEP और FAO इसको लीड कर रहे हैं। जो 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव है इसका एम्पावरमेंट ये है कि हम किस तरह से जो ग्लोबल रिफॉरेस्टेशन कम्युनिटी को हम क्या कर सकें, एनहेंस कर सकें टू एक्ट एज एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल एंड स्पीड टू एंश्योर दैट कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ 1 ट्रिलियन ट्रीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब इस 10 साल के बीच में हमने एक 1 ट्रिलियन ट्रीज को क्या करना है, रिस्टोर करना है और कंजर्व करना है। आगे बढ़ते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलियंस 2020
थी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलियंस है ये फाउंड की थी 2012 में Rio+20 समिट। देखो 1920 में रियो समिट हुई थी, Rio+20 समिट 2012 को ही बोलते हैं, तब ये लॉन्च हुआ था। ये ग्लोबल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का, जिसमें यही है कि किस तरह से हम अपने सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट कर सकें, बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन रिड्यूस डिफोरेस्टेशन एंड सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कंट्रीज। इसका एम यही है कि हमें 2020 तक जो डिफोरेस्टेशन है उसको हाफ करना है और 2030 तक हमें डिफोरेस्टेशन को एंड करना है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एलियंस है इसे कौन फंड कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे और यूके और नीदरलैंड की गवर्नमेंट क्या फंड करी, और जिसका सेक्रेटेरिएट है वो कौन होस्ट है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या उसे होस्ट करे। तो आपको पता होना चाहिए इसे फंड कौन कौन करे, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड की गवर्नमेंट। इसका एक्शन एरिया यही है, मेनली 10 प्रायोरिटी एरियाज पे जहाँ फोकस करें कि हमें क्या करना है, जो ट्रॉपिकल डिफोरेस्टेशन है उसे रिड्यूस करना है फ्रॉम ग्लोबल एग्रीकल्चर सप्लाई चेन्स, मतलब कि एग्रीकल्चर की वजह से अगर आप कोई डिफोरेस्टेशन कर रहे हो उसे रिड्यूस करना है एज डिफाइंड इन द कमोडिटीज एंड फॉरेस्ट एजेंडा 2020 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे चलते हैं गवर्निंग काउंसिल ऑफ द मीटिंग ऑफ द सासेब। अभी क्या रिसेंटली क्या 15th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग किसकी? सासेब, दैट इज द साउथ एशिया कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट प्रोग्राम की हेल्ड हुई काम ढाका बांग्लादेश में। इसके साथ जो 6th इंटर गवर्नमेंट मीटिंग हुई है साउथ एशिया सीज प्रोग्राम, मतलब कि 2 मीटिंग इकट्ठी ही हुई हैं। 6th जो मीटिंग हुई है वो साउथ एशिया सीज प्रोग्राम की है, बाकी जो 5th मीटिंग हुई है सासेब की हुई है। अब जो सासेब क्या, ये इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1982 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो श्रीलंका के कोलंबो में है। जो इसकी मेंबर कंट्रीज आपको पता होना चाहिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। इसका एम यही है कि किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें, मैनेजमेंट कर सकें और एनहेंस कर सकें। जो सासेब का जो सेक्रेटेरिएट है, सासेब ऑल्सो एक्ट्स एज द सेक्रेटेरिएट फॉर सासप। जो सासप है दैट इज द साउथ एशिया सी प्रोग्राम का जो सेक्रेटेरिएट है वो कौन है? वो सासप ही है। विच कम्स, वो किसके परव्यू में आता है? UNEP के रीजनल सी प्रोग्राम के परव्यू में आता है। जो मेल डिग्रेडेशन था, कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन एंड इट्स likely transboundary effects for South Asia is another significant effort for SASEP। अब जरा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। साउथ एशिया सीज प्रोग्राम, देखो साउथ एशिया सीज प्रोग्राम रीजनल एग्रीमेंट है जो कि 1995 में अडॉप्ट किया था। इसमें 5 मैरीटाइम कंट्रीज है जो कि इंडियन ओशन को शेयर करते थे, जैसे बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो आपको 5 कंट्रीज की पता होनी चाहिए जो क्या करता है, इंडियन ओशन को क्या करता है, शेयर करता है। इसका एम यही है कि किस तरह से हम अपने मैराइन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सके, मैनेज कर सके, और साथ में जो हमारा कोस्टल इकोसिस्टम है उसे क्या कर सके, हम एनवायरमेंटली साउंड और सस्टेनेबल मैनर में यूज़ कर सकें। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। ये एक न्यू स्टडी करी है किसने? बाय ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट फाउंड दैट कि जो इंडिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो इस साल कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोअर हुए हैं देन द लास्ट फ्यू ईयर। जो ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है ये ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट है ऑफ फ्यूचर अर्थ एंड रिसर्च पार्टनर ऑफ द वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम। ये जो हमें ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट रिपोर्ट था ये 2001 में एस्टेब्लिश किया था। और किस किस ने मतलब कि एस्टेब्लिश किया था? पार्टनरशिप थी, शेयर पार्टनरशिप थी किस की? इंटरनेशनल जियोस्फीयर बायोस्फीयर प्रोग्राम की, इंटरनेशनल ह्यूमन डायमेंशन प्रोग्राम ऑन ग्लोबल एनवायरनमेंट चेंज की, द वर्ल्ड क्लाइमेट रिसर्च प्रोग्राम की। ठीक है, ये पार्टनरशिप को कंस्टिट्यूट किया था अर्थ सिस्टम साइंस पार्टनरशिप ने, विच सब्सिक्वेंटली इन्वॉल्व इन द फ्यूचर। ठीक है, इसका मेन काम यही है कि किस तरह से हम ग्लोबल ग्रीन हाउस एमिशंस हैं उनको रिड्यूस कर सके। मेनली क्या करती हैं, ये 3 गैसेस पे ध्यान करते हैं, फोकस करते हैं, मेनली CO2, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, अभी क्या है हमें पता ही होगा, ये जो ग्लोबल कार्बन एटलस जो हमारा जो CO2 एमिशन सबसे ज़्यादा चाइना प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद USA, फिर यूरोपियन यूनियन जो इंडिया का रैंक है वो 4th है, फिर रशिया, फिर जापान। इट हैज़ रिलीज द न्यू असेसमेंट ऑफ द ग्लोबल मीथेन बजट। ठीक है, जीरो कार्बन लॉ क्या है, ये भी न्यूजीलैंड ने पास किया जीरो कार्बन लॉ की किस तरह से वो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बाट कर सके। इसका एम यही है कि हम 2050 तक हमें ये करना है, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू नेट जीरो। ठीक है, इसका लॉ डिफरेंट रेगुलेशन है फॉर मीथेन, मतलब मीथेन एमिशन के लिए इसका रेगुलेशंस अलग है फ्रॉम एनिमल वर्सेज द अदर ग्रीन हाउस गैसेज ड्यू टू द फार्मिंग इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग इन फॉरेन इनकम। हाउएवर इसका एम फिर भी है कि 2030 तक जो हम अपनी बायोलॉजिकल मीथेन उसको 10% कट कर सके और 2050 तक 47% कट कर सकें। ग्रीन डील किसने लॉन्च किया? यूरोपियन यूनियन का। ये आपको कंट्रीज पता होनी चाहिए कि जैसे जीरो कार्बन लॉ है अभी न्यूजीलैंड ने पास किया, ग्रीन डील किसने किया है? यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया। इसमें क्या 2 मेजर डिसीजन लिए गए हैं आर एट द हार्ट ऑफ द ग्लोबल यूरोपियन ग्रीन डील। यही है कि हम किस तरह से जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी है उसको 2050 तक अचीव कर सकते हैं, मतलब कि हमें क्या करना है, नेट जीरो एमिशंस करनी है 2050 तक। बाकी क्या करना है, इंक्रीज एमिशन रिडक्शन बाय 2030 टू एटलीस्ट 50% एंड वर्क टू पास 55% तक हमें वर्क करना है, नहीं तो 50% तो हमें घटानी है। ठीक है, द मूव इज टू इम्पोर्टेंट एज डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द लीडर्स अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज इवन द यूरोपियन यूनियन इज नॉट ऑन ट्रैक एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल कमिटमेंट। यही है कि यूरोपियन यूनियन इतनी डेवलप्ड होते हुए भी अभी भी ट्रैक पे नहीं है कि किस तरह से, क्योंकि उसने अभी भी क्योटो प्रोटोकॉल को कहीं ना कहीं उसको इंप्लीमेंट नहीं करी। यूरोपियन यूनियन अभी भी 3rd लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है। ठीक है, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी फॉर्मर, देखो ये इंटरनेशनल पार्टनरशिप उन कंट्रीज़ की हैं जो अगर हमारा
ग्लोबल वार्मिंग होती है या फिर प्लैनेट वार्म होता है, तो सबसे ज़्यादा जिन कंट्रीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा ये उन कंट्रीज़ की क्या एक पार्टनरशिप है। इट इज़ एन इंटरनेशनल पार्टनरशिप ऑफ countries highly vulnerable to a warming planet. This forum also serves as South-South cooperation platform. इन कंट्रीज South-South cooperation platform को भी सर्व करती हैं, ठीक है। इनमें जो फोरम है मेनली कौन कौन से मेंबर्स हैं, इसमें मालदीव, किरिबाती, बांग्लादेश, कोस्टा फिलिपींस, इथियोपिया ये हैं। बाकी जो इसकी जो चेयरमैनशिप है वो हर साल क्या रोटेट होती है, ठीक है। तो यही है इसमें। लास्ट न्यूज़ पढ़ लेते हैं आज की। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन द सस्टेनेबल फाइनेंस, यूरोपियन यूनियन ने अभी लॉन्च किया है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ऑन सस्टेनेबल फाइनेंस विद रेलेवेंट अथॉरिटीज़ फ्रॉम अर्जेंटीना, कनाडा, चिली, इंडिया, चाइना, कीनिया, मोरक्को। ये इनिशिएटिव है कि किस तरह से हम इंटरनेशनल एफर्ट्स लें कि अपने जो पेरिस एग्रीमेंट की जो कमिटमेंट्स है उसे पूरी कर सके। ये फोकस करेगा एनवायरमेंटल सस्टेनेबल इनिशिएटिव पर्टिकुलरली इन एज ऑफ टेक्सोनॉमी, डिस्क्लोजर, स्टैंडर्ड्स एंड लेबल्स, ठीक है। तो इससे हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है। कल से हम अपना पोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।